पढ़ चुके थे। अब आगे चलते हैं, हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं कि अकबर ने और कौन कौन से काम किए जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया जी। चोटन कुमार, कपिल कुमार, सत्यम पाल, राखी चौधरी, गिरिराज, यदवेंद्र, निशा, सौरभ, राज, प्रभात, वैदेही, उपासना, सत्यम, हरीश, चंचल, अहिराज, प्रीति, बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, हम बात कर रहे थे अकबर की। अकबर जिसका कार्यकाल रहा 1556 से लेकर के 1605 तक। नोट करेंगे आप लोग। मनसबदारी प्रथा अकबर ने कब शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1555 में शुरू की। अब आपके दिमाग में आएगा ये मनसबदारी प्रथा दरअसल में क्या थी। अकबर ने देखा भारत को जीतने का सपना, तो जब सपना देखेगा जीतने का तो सेना मजबूत चाहिए। सेना मजबूत चाहिए तो इसने बोला कि तुमको मैं बनाऊंगा मनसब। क्या बनाऊंगा? मनसब बनाऊंगा। ठीक है। हालांकि मनसब ये पहले से बनाता था, लेकिन इस स्ट्रक्चर को इसने 1575 में लागू किया। 1575 में इसने लागू किया। मनसब में क्या होता था? एक सवार होता था, एक सवार और दो घोड़ों की जरूरत होती थी। एक सवार और दो घोड़े। यानी अगर किसी को अकबर बना रहा है 5000 का मनसब, किसका? 5000 का मनसब किसी को बनाएगा तो घोड़े मतलब कितने? घोड़े 5000, सॉरी घोड़े कह रहा हूं मैं। अब 5000 का मनसब बनाएगा तो 5000 तो क्या हो जाएंगे? सवार, घुड़सवार। और 10,000 क्या चाहिए? घोड़े। भैया डबल घोड़े क्यों रखता था ये? डबल घोड़े रखता क्यों था ये? देखो, घोड़ा घोड़ा जो होता है ना, घोड़ा जब भागता है, अकेला घोड़ा कितना भी भागे थकता नहीं। घोड़े के ऊपर जब वजन होता है घोड़ा तब थकता है। तो ये क्या करते थे अपने किसी भी अभियान में? एक तो सेना का घोड़ा सवार जिस पर बैठ करके चल रहा है, तुगलुक 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 तुगलुक, और एक घोड़ा खाली चलता था, और फिर सवार दूसरे पर बैठ जाता था, इतने दूसरे घोड़े को आराम मिलता था। तो कहते थे कि भाई इनको बीच में रुकने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और अकबर ने अपने बहुत सारे विजय अभियान इसी स्पीड से किए। जैसे स्मिथ ने उसके अभियानों को नाम दिया है द्रुतगामी, यानी स्पीड से करने वाले अभियान। जैसे स्पीड एक्सपेडिशन, बहुत तेज अभियान उसने किए। ध्यान से देखना इस बात को, तो आप लोग समझ गए होंगे मनसबदारी प्रथा क्या होती थी। इसमें जितने सवार उसके दुगने घोड़े की जरूरत होती थी। अकबर किसी को बोलेगा 5000 का मनसब तुम हो, तो उसको 5000 लोग और 10,000 घोड़ों की व्यवस्था करनी होती थी। भैया उनको पैसे कौन देता था? तो पैसे अकबर के दरबार से जाते थे। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहां तक? 1582 में इसने दीन ए इलाही धर्म चलाया। दो नीतियां दी इसने बोला सब लोग बराबर हैं। अकबर की एक नीति थी सुलह ए कुल। याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है। सुलह एक कुल की नीति किसने लागू की थी? यानी सब बराबर हैं। बोला तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, एक नया धर्म बनाता हूं, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही, इसको तुम सब लोग अपनाओ। और कुल 19 लोगों ने इसको अपनाया। वहीं ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं 19 लोगों ने, लेकिन अबुल फजल की जो आईने अकबरी है उसमें लिखा हुआ है कि 18 लोगों ने दीन ए इलाही को अपनाया। ठीक है। एकमात्र बीरबल राजा थे जो हिंदू थे। तो पूछा जाता है एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? एकमात्र हिंदू राजा कौन थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया था? दीन इलाही धर्म को किसने अपनाया? अकबर ने अपनाया। 1582 में इबादत खाना क्या कर दिया गया? इबादत खाने को बंद कर दिया गया। 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया गया। इबादत खाना जानते हो ना, जहां बृहस्पतिवार को चर्चा होती थी, जहां अकबर ने सबका मूर्ख बनाया, सबका मूर्ख बनाया। ठीक है, चलो भाई। अब ये दो फैक्ट है, दोनों याद रखने हैं आप लोगों को। 1579 में स्टीफन थॉमस मिशनरी। मिशनरी का क्या मतलब होता है भैया? जो धर्म प्रचारक होता है। धर्म प्रचारक होता है यानी धर्म का प्रचार करने वाला। धर्म का प्रचार करने वाला। जैसे कुछ लोग इस्लाम का प्रचार करें तो वो इस्लाम के मिशनरी हो गए। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले मिशनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मिशनरी बोलते हैं। तो ये लोग आए थे यहां पर क्या? ईसाइयत का प्रचार प्रसार करने। किसके समय पर? अकबर के समय पर। तो हम लोग एक बड़ा फैक्ट गलत करते हैं। हम लोग समझते हैं हॉकिंस पहला व्यक्ति है। हॉकिंस पहला व्यक्ति है, या बोले पहला अंग्रेज है। तो कभी भी पूछे हॉकिंस पहला अंग्रेज मुगल दरबार में आया था। ये स्टीफन थॉमस मुगल दरबार में नहीं आया था। ये स्टीफन थॉमस मुगल दरबार में नहीं आया था। ये भारत आया था। लेकिन किसके समय पर आया? अकबर के समय पर आया था। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई। 1583 में रॉल्फ फिच भारत आया। ये दूसरा अंग्रेज है भारत आने वाला, जो किसके समय पर आया? ये भी अकबर के समय पर आया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिल्ली पुलिस क्वेश्चन पूछ चुकी है। रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था? क्या बोलेंगे? रॉल्फ फिच किसके दरबार में आया था? ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बच्चा, जीडीपी का क्वेश्चन यहां क्यों पूछ रहे? इकोनॉमिक्स की क्लास में पूछना। चलो भाई, यहां तक क्यों, कोई दिक्कत? 1583 में राम सीता आकृति के सिक्के चलाए। एक बच्चा कह रहा है इसने सब धर्म के लोगों को मूर्ख क्यों बनाया था? बेटा कल बताया प्यारे बच्चे, मैंने बताया इसे एक नया धर्म बनाना था, तो ये सभी लोगों से सीख रहा था। सभी लोगों से जो उनकी विद्या थी उसको प्राप्त कर रहा था। कमेटी बैठती थी इसकी पूरी इबादत खाने में जब चर्चा होती थी, क्योंकि इसको बनाना था दीन ए इलाही।
इसके लिए सबका मूर्ख बना रहा था। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सर जी थोड़ा ब्लर दिख रहा है, प्यारे बच्चे थम्स अप करें, रोज की ही पीडीएफ है, एकदम साफ पीडीएफ है, शायद आपके फोन में कोई दिक्कत होगी। आयुष जी आप देखें। और 1583 में राम सीता आकृति के सिक्के चलाए, लिखना इसी के दरबार में पुर्तगाली भी आया था, इसी के दरबार में पुर्तगाली बर्नेल भी आया था। पुर्तगाली कौन आया था? बर्नेल आया था। बर्नेल तंबाकू लेकर आया। उससे पहले भारत में तंबाकू की खेती नहीं होती थी, बर्नेल लेकर आया। मैं बताऊंगा जब पुर्तगालियों को पढ़ाऊंगा कि पुर्तगालियों के भारत में आने से भारत में क्या चेंज हुए थे। ठीक है जी सर। इसी के दरबार के पुर्तगाली बर्नेल तंबाकू लेकर के आया। अच्छा, मैं जैसे तुमको सर बोलता हूं तो तुमको अजीब तो नहीं लगता? पता क्यों बोलता हूं मैं? सर जो शब्द है ना, हिंदी भाषा का शब्द है, और सर का मतलब होता है गधा। इसीलिए मैंने बोला भैया नवीन सर मत बोला करो, नवीन भाई ठीक है, नवीन भैया ठीक है, और सर मत बोलो, तुम गुरुजी ठीक है, सर मत बोलो, सर हिंदी भाषा में, क्योंकि मैं हिंदी का अध्यापक भी हूं, तो सर क्या है, वो गधे का पर्यायवाची है, तो भैया थोड़ा बुरा लगता है। चलो तुमको भी नहीं कहेंगे, और बताओ। इसी के दरबार के पुर्तगाली, इसी के दरबार में, सॉरी, अब ये आया अकबर के दरबार में, बोला जी तंबाकू चेक करो। तंबाकू दे दिया अकबर को। अकबर ने सैडी ने तंबाकू देखा, कह रहा यार ये तो बड़ी बढ़िया चीज है, इसकी खेती भारत में शुरू करवाएंगे, तो इसने खेती शुरू करवा दी थी भारत में। बाद में इसी के बेटे जहांगीर ने इस खेती को बंद करवा दिया था। इसका बेटा था जहांगीर, खुद एक नंबर का शराबी, बेवड़ा पियक्कड़, और लोगों से बोलता है कि तुम लोग शराब नहीं पियोगे, और भांग की खेती आदि सब बंद करवा दी, तंबाकू की खेती बंद करवा दी उसने, और खुद शराब पीने की वजह से मरा। बड़े कलाकार लोग थे ये। ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर अकबर का जन्म कब हुआ था? बेटा अकबर का जन्म हुआ था जब देश आजाद हुआ था, तब। चलो भाई नमूनो, यहां तक कोई दिक्कत भैया? बोलेंगे भी फटाफट से, या ऐसे मान लो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, अकबर का जन्म तब हुआ जब आपका जन्म हुआ था। कोई दिक्कत? इतनी बात को नोट कर चुके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। अकबर के विजय अभियान। सर सिलेबस कब खत्म होगा? बच्चे अगर सिलेबस की ही बात है तो जब आप कहोगे तब खत्म कर देंगे। इतिहास को मतलब 10 घंटे में भी पढ़ाया जा सकता कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कुछ मेरे हाथ में है। जब आप कह देंगे, मैं तो सोच रहा हूं कि आप लोग इसको सीखते हुए चले, परीक्षा से पहले हो जाएगा। अकबर के अब आते हैं विजय अभियानों पर। अकबर ने क्या क्या कैसे कैसे जीता, कैसे कैसे जीता। तो सबसे पहले अकबर का विजय अभियान आता है मालवा का, 1561 में। पूछे आपसे क्या पूछेंगे? साम्राज्य विस्तार के लिए पहला युद्ध, या आपसे पूछ सकता है अकबर का पहला विजय अभियान कौन सा था गद्दी पर बैठने के बाद में? पहला विजय अभियान, फर्स्ट विक्ट्री एक्सपेडिशन, क्या बोलोगे? पहला विजय अभियान 1561 कहां किया? मालवा क्षेत्र पर किया। मालवा के राजा कौन थे? बाज बहादुर थे। पत्नी रूपमती थी, बहुत सुंदर थी, नाम ही रूपमती नहीं है, थी भी बहुत सुंदर। और ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, अकबर के पास ये खबर पहुंचाई गई कि भारतीय इतिहास में ऐसी कोई महिला नहीं बनी जी जो बहुत सुंदर हो और खुद एक अच्छी गायिका भी हो और अच्छी नर्तकी भी हो, मतलब अच्छा डांस भी करती हो, अच्छा गाना भी गाती हो और देखने में बहुत सुंदर हो। तो ऐसी थी रानी रूपमती। और मालवा के राजा बाज बहादुर की जो राजधानी थी वो सारंगपुर थी। राजधानी क्या थी? सारंगपुर। तो ये चल देता है, इसको जैसे ही किस्से मिलते हैं सुनने के लिए, ये कहता है कि भैया सेना जाएगी, और इसने इस अभियान के लिए भेजा था अदम खां को। अदम खां जानते हो ना, अनगा का पुत्र, क्योंकि 1562 में मारा अकबर ने उसको लटका करके किले से, तो 1561 में तो जिंदा था। तो अदम खां को भेजा गया। अदम खां ने बहुत जबरदस्त आक्रमण किया पूरी सेना को लेकर के कि रूपमती को लेकर के आएंगे। अकबर ने कहा रूपमती जिंदा चाहिए, लेकिन बाज बहादुर वहां से भाग गया। बाज बहादुर जब भाग गया भैया, तो भैया क्या होता है फिर? रूपमती जहर खा लेती है। रूपमती ने अपनी जान दे दी, लेकिन वहां बची हुई स्त्रियों को ये लोग उठा लाए। कहते अकबर इस बात से बड़ा नाखुश हुआ और अदम खां से क्या कहता है कि भाई तुम्हें ये जिम्मेदारी जो दी गई है ये तुमसे अब छीनी जाएगी। और ये जिम्मेदारी अकबर से छीन करके किसको? पीर मोहम्मद को दे दी थी। अदम खां की जगह, समझ जाओगे ना, ये आपके नोट करने की बात नहीं है, बाकी आप याद रख सकते हैं। अदम खां की जगह किसको किसको बोलेंगे? पीर मोहम्मद को ये जिम्मेदारी दी। किसको? पीर मोहम्मद को। पीर मोहम्मद को यह जिम्मेदारी दी गई। ठीक है, इसको वहां से हटा दिया गया, यानी सूबेदारी किसको दे दी गई? मालवा को जीत करके वो पीर मोहम्मद को दे दी। लेकिन बाज बहादुर जो भागा था वो वापस आया और पीर मोहम्मद को इसने मारा था। कहते पीर मोहम्मद का पीछा किया, पीर मोहम्मद घोड़े से गिरा और पीर मोहम्मद की मौत हो गई। पीर मोहम्मद की मौत हो गई थी। यानी कि बाज बहादुर ने मालवा को एक बार फिर से जीता था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ था? फिर से अभियान हुआ और बाज बहादुर को मारा गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलेंगे आगे, नेक्स्ट। अगली बात आती है 1562 का इसका विजय अभियान है। इसने क्या किया? 1562 में आमेर को मिलाया।
किसको मिलाया? आमेर को मिलाया। ये आमेर कहां पड़ता था भैया? ये आमेर था दरअसल में जयपुर, राजस्थान का जयपुर। इसको पहले आमेर के नाम से जाना जाता था। 1562 आमेर को मिलाया। अब आमेर पर देखो कौन है। आमेर पर राजा है बिहारी मल, जिसको भारमल के नाम से हम लोग जानते हैं, भारमल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। और ये जो भारमल है, राजा भारमल की ही बेटी थी हरखाबाई। क्या नाम है? हरखाबाई, जिनको हिंदुस्तान के इतिहास में जोधाबाई और मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। मरियम उजमानी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर है मालवा, यहां देखेंगे ध्यान से। तब वो पुराना क्षेत्र था। और इसी बिहारी मल का बेटा है कौन? भगवान दास। तो कहते हैं कि अकबर जा रहा था आपका कहां? दरगाह पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। अकबर दर्शन के लिए जा रहा था कहां? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, जो कहां है? अजमेर में है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पड़ती है भैया? अजमेर में पड़ती है। और कहते हैं रास्ते में ही उनसे उनके पास पहुंच गया कौन? अकबर के पास पहुंच गया बिहारी मल। बोला हाथ जोड़ करके कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और इस मदद के बदले में मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं और अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूं। अकबर ने एकदम से मान लिया। और बहुत सारे लोगों में इसके लिए आज भी आक्रोश है कि ये बहुत गलत किया किसने? आमेर ने। उनको लड़ना चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो बिहारी मल है, बिहारी मल का एक भतीजा था सूजा। इसके भी कारण है, भतीजा था सूजा। सूजा जो अकबर के दरबार में, अकबर के दरबारी लोगों से मिलने लग गया था और मेवात के सूबेदार से भी मिल गया था। यानी कि कुल मिलाकर के हमला तो निश्चित था कि आमेर पर होगा, और आमेर को जीता भी जाता, और आमेर की स्त्रियों को फिर क्या करना पड़ता? फिर ये लोग उठा करके ले जाते या उनको अपनी जान देनी पड़ती। तो उससे पहले ही बिहारी मल ने चाल चली, और उन्होंने क्या बोला कि भाई इन चीजों को जो होनी टल नहीं सकती उसको कैसे टाला जाए। तो उन्होंने ये प्रपोजल रख दिया। बात को समझे? क्या इस चीज का सच है? चले, मरियम उजमानी, तो जोधाबाई की शादी किससे हुई? अकबर से हुई। ठीक है। सर जी ये चिश्ती कौन है? बेटा आप पिछली क्लासेस क्यों नहीं करते हो अंकिता यादव जी? चिश्ती क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं, क्लास जब शुरुआत की थी तभी बता चुका हूं। ठीक है, कि शादी अकबर से हुई। आप प्लीज, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से जो भी नए बच्चे आए हैं, आप बीच में से क्लास मत किया करो। जैसे क्लास शुरू हुई है ना, उसी क्रम से पहले पिछली क्लासेस पूरी करो, तब यहां आओ, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। और भैया बिहारी मल का जो बेटा था भगवान दास, और भगवान दास का बेटा था मानसिंह। याद है 1576 मैंने बोला अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था। और ये मानसिंह कौन था? अकबर का सेनापति था। इसको बनाया इसने बाद में 7,000 का मनसब। अकबर ने क्या बनाया? मनसब, समझ गए? तो 7,000 तो सवार और 14,000 घोड़े का इंतजाम किसको करना होगा? वो मानसिंह को करना होगा। पैसे कौन देगा? अकबर देगा। कोई परेशानी इस बात में? कोई भी दिक्कत? भैया इसको जीजी अनगा की बेटी बताया गया। अबे पगलू, जीजी अनगा की बेटी नहीं है, बिहारी मल की बेटी है। ठीक है, चलो भाई। और बिहारी मल को भी दरबार में सम्मान दिया गया, और कितने का मनसब बनाया गया? 5,000 का मनसब, यानी कि एक पोस्ट थी। मनसब क्या है? एक पोस्ट है। और मनसब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी लैंग्वेज का? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब। तो ये कौन है? मानसिंह की बुआ है हरखाबाई। मानसिंह की बुआ है हरखाबाई, यानी कि जोधाबाई। रागनी गुप्ता एकदम ठीक लिखती हुई। चले भैया आगे, थोड़ी सी जानकारी थी, आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये बड़ा अभियान है कि वह कौन सा किला था जिसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो आमेर का किला था। कहां का? आमेर का। कौन था? राजा भारमल। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलें। 1564 में ये आगे चलता है। 1564 में ये पहुंच जाता है आपका गोंडवाना, जो कहां पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। तब मध्य प्रदेश ये पहुंचा और गोंडवाना को जीता। लेकिन वहां कौन गया? इसका सेनापति आसफ खां गया। आसफ खां गया। और आसफ खां में कौन? आसफ खां ने जो नेतृत्व किया वो किससे किया था? रानी दुर्गावती से। रानी दुर्गावती, क्योंकि इनके पति का देहांत हो गया था, और इनके पति का नाम था संग्राम सिंह, और बेटे का नाम था वीर नारायण। छोटा सा बच्चा, उसे लेकर के अकबर दरबार पे पहुंच गया। इनके सामने जब बोला तुम्हें झुकना होगा, तो रानी दुर्गावती ने कहा दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी जो हमको झुका पाए, हम लड़ेंगे और मरेंगे साथी। तो कहते हैं 2 दिन बहुत वीरता से रानी दुर्गावती लड़ी, और अंत में जब लगा तो बोली तुम्हारे हाथों नहीं मारी जाऊंगी। खुद को छुरा घोंप लिया, खुद को छुरा घोंप लिया था। किन्होंने? क्या बोलोगे? कहा कि गोंडवाना की रानी थी रानी दुर्गावती। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? तो पति संग्राम सिंह थे इनके, और पुत्र का नाम था वीर नारायण। याद रख लेना, ये कौन थे? ये स्वर्गीय थे। इनका क्या हो गया था? स्वर्गवास हो गया था, स्वर्गीय थे। चलो भाई, 1568 में इसने मेवाड़ जीता। यही मेवाड़ है किनका? महाराणा जी का मेवाड़।
महाराणा जी का जो मेवाड़ है, लेकिन बोलते हैं इनके लिए लगातार संघर्ष चलता रहा, और ये मेवाड़ ही है जिसको कहते हैं अकबर ना तो जीत पाया और ना हार पाया। ये अनिर्णायक रहा हमेशा। यही वो घराना था जिसने आजीवन कभी अकबर के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई। तो बोलते हैं क्या, मेवाड़ अभियान। जीता नहीं, सिर्फ मेवाड़ अभियान किया। नेक्स्ट, 1569 में राजस्थान का ही रणथंबोर जीता। 1570, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन नोट कर ले, जैसलमेर और बीकानेर ये राजस्थान के क्षेत्र हैं जो इसने जीते। ठीक है। 1571 में गुजरात अभियान। इसके लिए देखो कई जगह आपको 1572 73 लिखा मिलेगा, उसके भी कारण है क्यों लिखा मिलता है वो 1572 73, लेकिन इसके लिए एक्यूरेट वर्ड अगर हम बात करें तो 1572 सही होगा। गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान, अब आप लोग समझ रहे हैं कैसे जीतता जा रहा है क्षेत्र को। तो आप लोग देख सकते हैं इस बात को कि यहां से चला ये दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र से। पहले इसने राजस्थान को कवर किया, मध्य प्रदेश को, क्योंकि इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट था गुजरात। टारगेट क्या था इसका, गुजरात। भैया गुजरात ही टारगेट क्यों था, क्योंकि भैया जितने भी मुगलों के जहाज जाते थे, जो हज के लिए जाते थे, हज यात्रा के लिए, वो जाते थे गुजरात से। और यहां थे पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली 1498 में भारत आ चुके थे और पुर्तगालियों का बोलबाला था। इधर समुद्र पर किसका बोलबाला था भैया, पुर्तगालियों का बोलबाला था। तो अकबर ने सोचा कि पुर्तगालियों को देखते हैं, इनका इंतजाम बांधते हैं चल के। तो यहां अकबर चला और इसीलिए इसने गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान के समय वहां पर शासक कौन था, मुजफ्फर थर्ड था, मुजफ्फर तृतीय। बड़ा संघर्ष हुआ भैया इसके लिए भी, ऐसे ही नहीं हारा ये। कभी सोच रहे हो आप ऐसे ही हार गया था। पहले गए तो ये मुजफ्फर तृतीय बड़ा चालाक था। मुजफ्फर तृतीय ने अपने सारी चाबियां, जितनी भी किले की चाबियां थी, वो सारी अकबर को सौंप दी। बोला जी ये मालिक तुम तो आए नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे तुम्हारा कि मालिक कब आएंगे। सारी की सारी चाबियां सौंप दी इसको और भाग गया। बोला बेटा कभी तो समय आएगा, क्योंकि लड़ने की स्थिति में नहीं था। और कहते बाद में इसने जितने भी विद्रोही थे अकबर के टाइम के, मिर्जा लोग, मिर्जा विद्रोही थे, मिर्जा जाति है एक जो अकबर के विद्रोही लोग थे सारे। और मिर्जाओं ने, जो ये मिर्जा थे, इन्होंने बहुत विद्रोह, बहुत रिवोल्ट किया अकबर के टाइम पर। तो बाद में कहते हैं इसने मिर्जा लोगों को इकट्ठा किया और इसी गुजरात को वापस इसने जीत लिया था। और अकबर इसको जीत करके वापस आगरा आ गया था, तो अकबर को वापस जाना पड़ा था। अकबर को वापस गुजरात जाना पड़ा था, यानी अकबर 2 बार गया था गुजरात पर। बोलो भी फटाफट से, अकबर गुजरात पर कितनी बार गया था भैया, 2 बार गया था। दूसरा वाला जो अभियान है इसको याद रख लेना, कौन सा अभियान, सेकंड अभियान। बोलो अकबर कितनी बार गया था, सेकंड अभियान जो था, इसको इतिहासकार स्मिथ ने कहा है द्रुतगामी अभियान। द्रुतगामी क्यों, क्योंकि कहते हैं आगरा से बगैर रुके घोड़ों से मात्र 11 दिन में सेना पहुंच गई कहां, वापस आपका गुजरात, वापस अहमदाबाद पहुंच गई। 11 दिन में मात्र, बड़ा लंबा सफर है घोड़ों से तय करना, सेना के साथ में, लाभ लश्कर के साथ में। तो मात्र 11 दिन में पहुंच गए, द्रुतगामी यानी स्पीड से किया गया। और इतिहासकार है इसमें, तो उसने क्या कहा है, अकबर का जो दूसरा गुजरात अभियान था उसको क्या कहा है, द्रुतगामी अभियान कहा है। द्रुतगामी अभियान कहा है, याद रखेंगे इस बात को हमेशा, कभी भूलना नहीं है। अब ये यहां पर जब इसने गुजरात को जीत लिया तो यहीं पर पहली बार इसने समुद्र को देखा। ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप नहीं भी लिखा था तब भी कर देते, पहली बार समुद्र देखा, पहली बार समुद्र देखा इसने। और याद रख लेना यही अभियान है गुजरात अभियान, जिसमें जिसमें क्या, जब मुजफ्फर थर्ड दोबारा आया तो मुजफ्फर थर्ड पर काबू पाया था अब्दुल रहीम ने। अब्दुल रहीम को सूबेदार बनाया था अकबर ने जीतने के बाद में, क्या जीतने के बाद में, गुजरात जीतने के बाद में। तो तब तक तो वो अब्दुल रहीम, बैरम खां का बेटा सिर्फ अब्दुल रहीम था। अकबर इससे खुश हो गया क्योंकि इसने मुजफ्फर तृतीय को फिर कंट्रोल किया था, तो इसको खाने खाना उपाधि जो मिली थी ना, ये गुजरात के अभियान के दौरान मिली। तो नोट करके लिखेंगे, अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि गुजरात अभियान के दौरान मिली। दूसरी बात नोट करेंगे, गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। ठीक है। अकबर 2 बार क्यों गया, बेटा सुनते नहीं हो तुम, मैंने बोला ना अकबर जीत करके वापस आ गया आगरा। अब ये तो भाग गया था यहां से मुजफ्फर तृतीय, विद्रोही मिर्जाओं के साथ वापस अटैक कर दिया इसने, अटैक कर दिया यहां पर, तो फिर अकबर को जाना पड़ा 2 बार। ठीक है जी। तुम बहुत सारे तो जो है सोते सोते क्लास देखते हो, कम से कम इतना तो एहसास मुझको दिलाओ कि तुम सब 10वीं पास हो। अब भैया नकल वाले तो नहीं हो। बड़ी यूपी में बड़ी नकल हो जाती थी भैया पहले, नकल से बहुत लोग पास हो जाते थे। पढ़े लिखे कुछ नहीं, 10वीं 12वीं कर गए और फिर कंपटीशन की तैयारी में आ गए और फिर मास्टर का दिमाग खा जाओ। ऐसा बहुत होता था पहले। ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, अकबर ने समुद्र को देखा भैया गुजरात अभियान के दौरान, बहुत सही।
सर आचार्य राहुल सीलभद्र ही नाम था जिन्होंने बख्तियार खिलजी का इलाज किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो नालंदा के प्रोफेसर थे, मैं आपको बता दिया हूं, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? बोलो भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? गुजरात अभियान शासक मुजफ्फर थर्ड। भैया जिम जानी बंद कर दिया क्या जो आपका पेट निकल रहा? अरे भैया पेट तो निकलेगा यार, एक बात तो बताओ, थोड़ा सोचो। सुबह क्लास, फिर तुम्हारी क्लास, फिर 3 से 4.5 क्लास, फिर 7 से 8 क्लास, फिर क्लासेस का देखो क्या चल रहा है, सबका क्या चल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं। फिर जैसे ये जो हमारे महान अवध्य बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिर इनका देखो इन्होंने क्या किया, फिर इनको समझाओ। पार्टी सर सुबह पहुंच जाते हैं ऑफिस भैया। अब भैया जिम जाने का टाइम कहाँ मिलता है? जाएंगे पर बहुत जल्दी, मैनेज करेंगे, जब एक आध क्लास कम हो जाएगी तब करेंगे, अभी समय नहीं है, ठीक है। बाकी तुम ऐसी बातों पे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। घर के लोग हैं, ऐसे बात करते करते पढ़ाई अच्छी हो जाती है, ठीक है। कह रहा बीरबल कब आएगा? आएगा भैया बीरबल भी। इसी अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहां है? आगरा उत्तर प्रदेश में है। क्या बोलेंगे? इसी अभियान के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1575 में हुई। 1575 में हुई। 1581 में काबुल जीता। क्या बोल रहे हैं? 1581 में काबुल जीता। अच्छा, नोट कर चुके भैया? चलो भाई, 1500 क्या बोला? 81 में काबुल। यहां 1574 बंगाल भी आप लोग नोट कर लेना। 1574 में क्या जीता था अकबर ने? बंगाल को कब जीता? 1574 में। और जैसे 1585 में इसने कश्मीर को जीता, 1591 में सिंध क्षेत्र को जीता, और 1600 में ये इसका दक्षिण का अभियान है, याद लिख लेना, दक्षिण अभियान है, जहां शासिका थी चांद बीबी। अकबर का दक्षिण में अभियान कौन सा था पहला? तो वो अहमदनगर और बीजापुर के लिए था, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? अहमदनगर और बीजापुर, ठीक है जी। शासिका कौन थी? चांद बीबी कहां की शासिका थी? अहमदनगर की शासिका थी, ठीक है। 1601 में असीरगढ़ के किले को जीता, और असीरगढ़ का किला जो इसने जीता, तो भैया कभी भी आपसे पूछे अंतिम अभियान कहां है आपका, इसका असीरगढ़ पर था, जो कब था? 1601 में था। क्या बोलेंगे? 1601 में था, ठीक है। कोई परेशानी इस बात में? बोलो भी फटाफट से। अब आप कहेंगे भैया असीरगढ़ का किला कहां है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है ये, इसका मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर पड़ता है वहां पड़ता है असीरगढ़ का किला। यह इसका अंतिम विजय अभियान था। यह अकबर का विजय अभियान है जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अकबर के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 15 थी। प्रांत से मतलब क्या है? जैसे बच्चे आज आप देखते हो ना, स्टेट, स्टेट कितने हैं आपके? 28 हैं, 8 यूटी हैं, ऐसी तो बोलते हैं आप। लेकिन पहले कहा जाता था प्रांत, यानी कि सूबे। क्या होता है? सूबे। तो क्या बोलेंगे? 3+12, 3+12। तो अकबर के समय सूबे कितने थे टोटल? बोलेंगे भैया 15 थे। कोई भी दिक्कत यहां तक? बोले एक बार, चलो, कोई परेशानी भैया? सर जी छत्रपति शिवाजी महाराज कब आएंगे? भैया जब आएंगे तो माहौल गर्म हो जाएगा, आएंगे, ठीक है। कोई परेशानी? आगे चलें, आगे चलें भैया। अब आते हैं अकबर की स्थापत्य कला पर। पूछता है सभी से क्वेश्चन, स्थापत्य कला का मतलब होता है जो इसने आर्किटेक्चर बनवाया, जो बिल्डिंग बनवाई, वो स्थापत्य कला में क्या क्या आता है, ठीक है। ध्यान से देखना, क्या बोलेंगे? हुमायूं का अकबरा। हुमायूं इसका पिता है। अपने पिता का मकबरा इसने नहीं बनवाया, उसकी मरम्मत करवाई है इसने। क्या बोलोगे? मरम्मत करवाई है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? उसकी विधवा ने बनवाया था, उसकी विधवा ने बनवाया था, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल गौरव जी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? ये की आपकी अकबर ने। आगरा का किला किसने बनवाया? इसको आगरा का लाल किला भी बोलते हैं। दिल्ली वाला लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया है, वो मैं आपको शाहजहां में बताऊंगा, ठीक है। आगरा का किला बनवाया। दीवान ए आम, दीवान ए खास, ये था, इसमें आम लोग जा सकते थे, बैठ सकते थे, विचरण कर सकते थे। दीवान ए खास में खास लोगों की मुलाकात होती थी। ये कहां है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। कोई दिक्कत? बड़े आराम से लिखो आप लोग। 1602 में इसने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा बनवाया। 1602 में क्या बोलेंगे? इसने क्या बनवाया? आपका बुलंद दरवाजा बनवाया था, ठीक है। सर जी फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में दिया है। हाँ देखो, ये फतेहपुर सीकरी बच्चे ने बहुत अच्छा बोला है। फतेहपुर सीकरी जो मैंने आपको बताया 1575, इसके लिए 3 डेट आती है, 1571, 1573 भी कई जगह लिखा मिलता है, और 1575 भी लिखा मिलता है। क्या कारण है मैं बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने यह पढ़ा कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया, तो लोगों ने एकदम से लिख दिया गुजरात विजय 1571, तो फतेहपुर सीकरी भी 1571। तो ये फैक्ट तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि अकबर कामयाब हुआ था 1572 में, और अकबर ने फतेहपुरी की स्थापना के जो निर्देश दिए थे वो 1573 में दिए थे, और कार्य पूर्ण हुआ था 1575 में, 1575 में।
ठीक है। जैसे दिल्ली का लाल किला कब बना, तो मैं आंसर करूंगा 1648 में बना। काम उसका कब शुरू हुआ ये नहीं बोलूंगा। ठीक है। मैं बोलूंगा आगरा कब बना, तो मैं बोलूंगा 1653 में बना। ताजमहल तो वो पूरा कब हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है जी, शिवम राठौड़ जी आपके बाद कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। इलाहाबाद का किला किसने बनवाया, ये 1583 में अकबर ने ही बनवाया। आज इसको इंडियन आर्मी का ये सेंटर है, इंडियन आर्मी इसको इस्तेमाल करती है। बोल भारतीय सेना जिंदाबाद। पंचमहल इसी ने बनवाया। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदरा में, खुद ही बनवाया था इसने, खुद ही। अकबर की मौत कब हुई, 1605 में हुई, अतिसार की वजह से हुई। अतिसार होता है मतलब क्या बताऊं तुम्हें मैं, मतलब अकबर को दस्त लग गए थे, ऐसे समझो। दस्त समझते हो, पेचिस, डायरिया, वही है अतिसार। तो अकबर को दस्त लगे, बड़ी हालत खराब रही होगी यार अकबर की लास्ट टाइम में, सोच के भी थोड़ा बेकार सा लगता है। नोट कर लो भैया इसको एक बार, नोट कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे एक बार। ठीक है। नाम लिखो सारे, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। अब ये तुम सारा मत लिख लेना, ऐसे लिखो सिर्फ, आगरा का किला, दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा 1602, इलाहाबाद का किला 1583, पंचमहल, अकबर का मकबरा सिकंदरा, और अकबर की मौत 1605 में। शॉर्ट नोट्स बनाए, आप ही के समझ में आने चाहिए सिर्फ, बाकी तो किसी का अर्थ ही नहीं है कोई। और आप इतने अच्छे से पढ़ेंगे तो वादा करता हूँ आप इतिहास पढ़ा पाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? भैया जुलाब लग गए थे इसको। कोई दिक्कत भैया, यहाँ तक लिख चुके भैया? नेक्स्ट लिख चुके होंगे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको सब एक बार, स्ट्रक्चर बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर है ये, है इसमें नहीं है, होगा। देखो, ये तो वो स्थल है जो अकबर ने पूजा गृह बनवाया था, अपना इबादत खाना। अब लिख लेना जिसने नहीं लिखा, इबादत खाना। ये हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का मकबरा जिसकी मरम्मत इसने करवाई। ये क्या है, आपका आगरा का किला है, बहुत विशाल है, ये तो सामने से इसकी एंट्री है, दिल्ली का नहीं आगरा का। लाल इसलिए है क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से ये बने हैं। ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये क्या है आपका, दीवान ए आम है, दीवान ए आम, आम लोगों की बैठक के लिए, जब ये आम लोगों से मिलता था। ये खास लोगों के लिए सफेद रंग का था, दीवाने खास, लाल वाला ये आम लोगों के लिए, सफेद वाला ये सफेद मार्बल का आपका दीवाने खास था। चलो भाई, यहां बात करें, बुलंद दरवाजा है, क्या बोलोगे, बुलंद दरवाजा था। नेक्स्ट है आपका, बुलंद दरवाजे के बाद में क्या बोला भाई, बुलंद दरवाजे के बाद में इलाहाबाद का किला है, जिसको मैंने बोला आज इंडियन आर्मी के अधीन है, इंडियन आर्मी के साथ में है। ठीक है। सर जी आखिरी में तो पजामा संभालते संभालते मरा होगा ये। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणव चौहान। ये भैया क्या है, ये पंचमहल है, ये पंचमहल है, और ये अकबर का खुद का मकबरा। मतलब मरे हुए आदमी को इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत पड़ रही है, बेवजह की बात है। चलो, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत भैया, बोले एक बार। मैंने देखा है भारत में किसान, किसान भूखा मर रहा है, और जो लोग मतलब देहांत हो चुका उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी विशाल जगह और खाली पड़ी हुई है वो बेवजह। ठीक है जी। भैया चार बाग शैली क्या होती थी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। तो देखो, ये दरअसल में जो चार बाग शैली थी, बाबर के समय ये शुरू हुई, लेकिन पूर्णतः इसको आपका हुमायूं ने काम कराया। तो इसमें बीच में से पानी निकाल करके ऐसे यहाँ बाग बनाया जाता था, पेड़ लगाए जाते थे, इधर बाग, इधर बाग, इधर भी बाग, पौधे मतलब की, और इधर भी बाग, और बीच में पानी। ये चार बाग था, यानी बाग को चार हिस्से में बांटा गया। तो जो हुमायूं का मकबरा है ये चार बाग शैली में ही बना था, चार बाग शैली में ही बना है। ठीक है। कोई दिक्कत भाई इसमें, कोई परेशानी इस बात में भैया? अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, अकबर के नौरतन, और फिर अकबर यहां खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलो भाई, गुरुजी क्या अकबर ने अपनी राजधानी भी बदली थी? हाँ, एक बार इसने राजधानी अपनी बदली है, 1585 में इसने राजधानी बदली थी अपनी। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तब ये राजधानी को कहाँ ले गया था, दिल्ली से आगरा ले गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। चलो, यहाँ देखें ध्यान से, अकबर के नौरत्न, नौरत्नों में से एक है पहले कौन, बीरबल, जो एक ब्राह्मण था, और जिसका असली नाम, वास्तविक नाम क्या है, महिस्तास है। और बीरबल की मौत हो गई थी 1585। बीरबल इसको कैसे मिला, मैं हर बार एक ही किस्सा बताता हूं, किस्से बहुत सारे हैं, किस्से बहुत सारे हैं। तो जैसे एक बार ये दरबार में हंसता था अकबर, खुद को बोलता कि एक बार बीरबल यार, रात मैंने एक वो किस्सा देखा कि तुम एक घोड़े पर थे, मैं एक घोड़े पे था, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, सामने एक कुआं आ गया, एक पोटी का कुआं था, एक शहद का, हनी का कुआं था, और तुम गिर गए एकदम से किसमें, तुम गिर गए एकदम से पोटी के कुएं में, और मैं गिर गया शहद के कुएं में, और कह करके ठहाके लगाए और हंसे। चलो भाई, तो भैया वो है, तो उसने बोला, फिर बीरबल ने बोला उसके बाद में, भैया मैंने अकबर से बोला उसके बाद का सपना मैंने देखा है। क्या सपना देखा जी आपने? तो बोला जी बादशाह आप मुझे चाट के साफ कर रहे थे, मैं तुम्हें चाट के साफ कर रहा था। तो बड़ा हाजिर जवाब था बीरबल। बीरबल की दरबार में एंट्री कैसे हुई है समझो। बीरबल लगाता था दरबार के बाहर पान की दुकान,
पान की दुकान लगाता था। तो एक दिन एक अंदर दरबार में से व्यक्ति आया और बोला बीरबल से आकर के, बोला मुझे आधी किलो चूना दे दो। चूना मतलब पान लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब एकदम से बीरबल ने सोचा, भैया आधी किलो चूना, तुम क्या करोगे उसका? बोला बादशाह ने मंगाया है। बीरबल को समझते हुए देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ हुई है। बोला बेटा तुम अकबर, जहापना अकबर का तुम ही लगाते हो पान? तो उसने बोला हाँ मैं ही लगाता हूँ। बेटा तुमने कल दिक्कत कर दिया है, बादशाह की जीभ वीव कट गई है चूना खाने से, और तुम्हें दंड दिया जाएगा। बोला है भैया? बोला हाँ बिल्कुल पक्की बात है, नहीं बादशाह चूना क्यों मंगाएंगे। उसने बोला जी इसका क्या जुगाड़ हो सकता है? तो बोला जुगाड़ ये है, जितना चूना ले जाए इतना घी ले जाना, घी चूने की तासीर को काट देता है। बोला अगर बादशाह चूना खाए तो घी पी लेना, तुरंत बच जाएगा, और नहीं तो आंत गले वले ये किडनी विडनी सब कट जाएंगी आधी किलो चूने में। वो गया अंदर, बादशाह ने कहा भाई ये चूना लेकर के आ गए? बोला हाँ जी, खा जाओ बेटा। अब उसने खा लिया। वो समझ गया यार बीरबल ठीक कह रहा था, आदमी इंटेलिजेंट है जो बाहर बैठा होगा। उसने भैया तुरंत कोने से में जाकर अपने घी पी लिया। अब घी पी लिया तो बच गई जान। अगले दिन बादशाह अकबर घूम रहे थे, उन्होंने वही आदमी देखा। बादशाह ने कहा अरे भाई ये कैसे घूम रहा है यहाँ, इसे तो कल चूना खवा दिया आधी किलो, ये जिंदा कैसे बच गया? ये तो जिंदा नहीं बचना चाहिए था भाई। उसको बुलाया, भाई तू क्या जिंदा, यहाँ सुन। उसने कही जी ऐसे ऐसे बात है। बीरबल बाहर पान लगाता। बोला इतना इंटेलिजेंट आदमी, दरबार में बुलाओ। दरबार में बुलाया गया और इस तरह एंट्री हुई किसकी, बोलेंगे फटाफट से, एंट्री हुई। तो ये बीरबल दरअसल में मतलब एक बोले तो एक कवि भी है, एक कवि भी है। कविताएं भी इसने बहुत अकबर को सुनाई। अकबर ने इसको रुचि के लिए रखा, बड़ा मन लगा के रखता था ये। अकबर ने इसको कविराज कह दिया था एक बार तो। ठीक है। अबुल फजल, अबुल फजल दूसरा दरबारी है। इसने अकबरनामा पुस्तक लिखी। और अकबरनामा पुस्तक पिछली बार दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा हुआ है, अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में। और इसका तीसरा जो भाग है उसी का नाम है आईने अकबरी। कई बार हम सोचते हैं कि अकबर का नाम ही, अकबरनामा का नाम ही आईने अकबरी है, नहीं। इस पुस्तक का जो तीसरा भाग है उसका नाम आईने अकबरी है। ठीक है, चलो भाई। फैजी और अबुल फजल ये दोनों भाई हैं। देखो फैजी की हत्या हो गई थी। इस फैजी की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। क्यों जी? ये भैया अकबर का ही बेटा अकबर से बगावत पर उतर गया था सलीम, और वीर सिंह बुंदेला से कहा कि अकबर को बड़ा नाज है अबुल फजल पर, इसकी हत्या कर दो। तो वीर सिंह बुंदेला ने हत्या कर दी थी अबुल फजल की। जहांगीर ने खुश होकर के इसे 2000 का मनसब बनाया था, लेकिन अकबर ने बुलाया अपने बेटे को और माफ कर दिया। और करता क्या ना करता, क्योंकि अकबर के 3 बेटे थे, सनीब, दानियाल और मुराद। दानियाल और मुराद दोनों की मौत कब हुई आपकी? एक की 1597 में, एक की 1607 में। दोनों की शराब पीने से हुई है। उसके दोनों बेटे बाकी लायक नहीं थे। ठीक है। फैजी कौन था? एक डॉक्टर था, एक चिकित्सक था। ये दोनों भाई हैं। ये दोनों कौन है? विद्वान थे, दोनों भाई थे। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री है, और इसी ने दहसाला प्रथा शुरू की थी। याद है मैंने बोला 10 साल में भूमि को देखते थे। दहसाला प्रथा थी कि 10 साल में जमीन का मुआयना करके ये देखते थे कि 10 साल में जमीन से क्या उत्पादन हुआ है, क्या औसत आया है, और उस औसत के हिसाब से टैक्स लेते थे। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, चलो भाई, कोई दिक्कत इस बात में? अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये मैंने बता ही दिया तुमको, बैरम खां का बेटा था। इसको ये उपाधि जो मिली गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मिली, क्योंकि बहादुर शाह तृतीय को इसी ने बंदी बनाया था। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। ये बात याद रखेंगे। बोलो भाई, बीरबल हो गया, अबुल फजल हो गया, फैजी हो गया, टोडरमल हो गया, और अब्दुल रहीम खान ए खाना। कितने हो गए? 5 लोग हो गए। ठीक है भैया। बीरबल की मौत कैसे हुई थी? बीरबल की मौत हुई थी अकबर के समय, एक यूसुफ जई जाति थी। यूसुफ जई जाति के विद्रोह को यह दबाने गया था। यूसुफ जई जाति के विद्रोह के समय इसकी मौत हो गई थी। ठीक है भैया, चलो। तानसेन छठा विद्वान था। तानसेन क्या है? इसके समय का छठा विद्वान है। और तानसेन, जिसको तन्नू मिश्रा, और उसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। रामतनु पांडे, इसी ने लिखी थी मियां मल्हार का राग। क्या बोलेंगे? मियां मल्हार का, मियां मल्हार की राग। ये किसकी? तानसेन की रचना है। किसकी? तानसेन की रचना है। समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। और भैया ये कौन थे? ये थे अकबर के दरबारी कवि। ठीक है जी, कोई दिक्कत? मानसिंह आप लोगों को पता ही है, आमेर से, आमेर से। मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर का सलाहकार है। फकीरुद्दीन भी सलाहकार थे, ये प्रमुख सलाहकार हैं। मुल्ला दो प्याजा। और आपका क्या बोलोगे? आपका कौन? फकीर अजीउद्दीन। कौन है ये? सलाहकार हैं, सलाहकार हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया बाबरनामा किस में लिखी थी? तो सचिन भाटी पूछ रहे, तो बेटा पिछली क्लास करो तो आपको पता चलेगा तो कि बाबर ने चगताई तुर्क भाषा में लिखी थी बाबरनामा को। तो भैया पिछली क्लास क्यों नहीं पढ़ते हो रे बाबू?
चलो, महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है? वो बदायूनी ने किया है। और बदायूनी ने किया है, क्या बोलोगे? रज्मनामा नाम से। क्या नाम दिया इसने? रज्मनामा। तो आपसे पूछा जा सकता है, रज्मनामा को किसने लिखा है? बदायूनी ने। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी? मैंने बोला जैन व्यक्ति कौन था? मियां मल्हार का राग क्या था भैया? भैया संगीत की कुछ कड़ियां थी, कड़ियां भी थी। सर तुलसीदास भी थे ना? नहीं, इसके दरबारी कवि नहीं थे, इसके समकालीन थे, समय पर थे। योग गुरु की उपाधि किसको दी इसने? जिनभद्र सूरी को। सूर्य नमस्कार किससे सीखा? दस्तूर जी राणा से। इसके समकालीन कवि कौन थे? तुलसीदास थे, नवरत्नों में से नहीं थे। ठीक है। अकबर अकबर अब्दुल नबी इसको बहुत मानता था, और इसकी चप्पलें, ये एक सूफी संत था, इसकी चप्पलें अपने सिर पर उठाता था। अकबर बड़ा दिक्कत में आया था भैया, अकबर के औलाद नहीं थी। इसने सलीम चिश्ती को भी बहुत माना है, याद रख लेना। किसको? सलीम चिश्ती। क्योंकि सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। क्या रखा था? सलीम अपने बेटे का नाम रख दिया था। क्योंकि ये बार बार इनकी कुटी पे गया और पुत्र प्राप्त करने के लिए बार बार प्रार्थना। नमस्कार साथियों,